हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ध्वनि, यानी कि साउंड। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप सुन पा रहे हैं, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। आप कुछ कहेंगे, आपके आसपास जो लोग होंगे वो उस चीज़ को सुन पाएंगे, तो उसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज जो हम चीज़ें समझने वाले हैं, सबसे पहले हम ध्वनि के बारे में समझेंगे कि हम किसको ध्वनि कहते हैं। वैसे आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से हम समझ जाएंगे। फिर उसके बाद ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, यानी कि ध्वनि प्रोड्यूस कैसे होती है। जैसे मैं बोल पा रही हूँ तो हम कैसे ध्वनि उत्पादित होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो ध्वनि होती है ये होती क्या है। ठीक है, देखिए, आपने रोजाना आप बहुत सारी तरीके की ध्वनियाँ सुनते होंगे। आप किसी पक्षी की आवाज़ भी सुनते हैं, आप टीवी में भी आवाज़ सुनते हैं। ऐसी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं जो हम रोज़ सुनते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं उन्हें? देखिए, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपने देखा होगा कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, या अगर आपकी मम्मी होती है, जो भी आपके घर में है, वो अगर बार-बार बोलते रहते हैं, यानी कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंटिन्यूअसली लगातार बोलते रहें। अगर वो लगातार बोलते रहेंगे तो वो थक जाएँगे, फिर वो पानी पिएँगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो कुछ कहते हैं तो उसमें उनकी ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि उनकी एनर्जी खर्च होती है। आप खुद भी ये देख सकते हैं कि आप जब लगातार बोलते रहते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ पानी पीना होता है, ठीक है? आराम करना होता है, क्योंकि हमारी कुछ एनर्जी ध्वनि को उत्पन्न करने में खर्च हो जाती है। इसका मतलब ध्वनि है क्या? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप मैं कैसे कह रही हूँ? क्योंकि जब अगर मुझे कुछ काम करना है, ठीक है? मुझे अगर मान लिया कि एक बक्सा है बड़ा-सा, उसको खिसकाना है। अब मैं उसको कैसे खिसका सकती हूँ? मैं उस पर एक बल लगाकर, फ़ोर्स लगाकर उसे खिसका सकती हूँ। इसके लिए मुझे खाना खाना पड़ेगा ना, अगर मैं खाना नहीं खाऊँगी तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी काम करने की। तो मुझे पहले उस काम को करने के लिए खाना खाना पड़ेगा, यानी मुझे कुछ एनर्जी की ज़रूरत चाहिए, ऊर्जा। एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए। तब मैं उस बक्से को खिसकाऊँगी, कुछ काम करूँगी, और जब मैं उस बक्से को खिसकाऊँगी, तो मैं उस पर जो काम करूँगी उसमें मेरी एनर्जी खर्च हो जाएगी। इससे हमें क्या समझ आया? आपने शायद ये थोड़ा पहले भी सुना होगा, या मैं अब आपको बता रही हूँ कि होता यही है कि जब हम कोई काम करते हैं, तो वो तभी हो सकता है जब हम अपनी ऊर्जा का उसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसे हो सकता है मैं मशीन की सहायता से करूँ, तो वो भी मैं मशीन की सहायता से ही काम कर पा रही हूँ, उसकी एनर्जी को यूज़ करके। या उसमें जैसे इसमें बैटरी लगाई है, जो भी लगाया है, या इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ कर रही हूँ उस मशीन को। लेकिन हम जब किसी भी वस्तु पर कार्य करते हैं, तो हम ऊर्जा को खर्च करते हैं। तो वो ऊर्जा कहाँ गई? क्या वो गायब हो गई? नहीं। जो हम काम करते हैं, जो हमारी ऊर्जा है, वो उसको खिसकाने में चली जाती है। तो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में चल जाता है। जो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा है, वो दूसरी ऊर्जा में संचित हो जाती है, यानी कि जो मैंने काम किया है। तो सिंपल सा ये चीज़ होती है, ये इसके पीछे प्रिंसिपल होता है। सेम टू सेम अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, वापस ध्वनि पे। ठीक है, घूम फिर के आ जाते हैं ध्वनि पे। देखिए, ध्वनि भी सिंपल यही है कि जब हम बोलते-बोलते थक जाते हैं, इसका मतलब हमने उस पर कुछ अपनी एनर्जी लगाई। तो यानी ऊर्जा का एक रूप ही है ध्वनि, क्योंकि हमारी एनर्जी उसमें खर्च हो गई। तो हम कह सकते हैं ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है? अब ऊर्जा का ये रूप तो है। अब हमारे कानों में जब ये आता है, ये ऊर्जा आती है, तो हमें एक संवेदन, एक सेंसेशन उत्पन्न कर सुनाई देता है। सेंसेशन आप संवेदन किसे कहेंगे? जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आपके कान के अंदर जो भी होती है संरचना, पर्दे होते हैं कान के, तो वहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। सेंसेशन यानी कि जो भी संवेदन होता है जिसकी वजह से आप सुनते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि ऊर्जा जो ध्वनि होती है वो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है। क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ, तो मेरे सामने आप बैठे हैं, तो आप तक वो ध्वनि किस तरीके से पहुँच रही है। जैसे आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, जिस भी डिवाइस से सुन पा रहे हैं, तो उसकी सहायता से। अब मेरे आस-पास जो लोग होंगे, उन तक कैसे पहुँच रही है ध्वनि, वो हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। पर अभी इसके लिए बस इतना ही समझिए, ऊर्जा का एक रूप है हमारे कानों में जो संवेदन उत्पन्न करता है। ठीक है? आगे की चीज़ें हम अभी समझेंगे। बट ये ध्यान रखिए, ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप। ठीक है? और एग्ज़ाम्पल से याद कीजिए कि हम अगर कुछ कह रहे हैं, तो हमें हमारा जो एनर्जी है, वो उसमें जा रही है। तो ऊर्जा उसमें ऊर्जा, मतलब जो ध्वनि है, वो ऊर्जा उसमें चली जा रही है, तो वो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है? अब एक और कॉन्सेप्ट की मैं यहाँ बात करती हूँ, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, और थोड़ी
देर पहले अभी मैंने 1-2 सेकंड पहले वही नियम आपसे डिस्कस किया है कि जब मैं बोल रही हूँ, तो उसमें मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। वो ऊर्जा कहाँ जा रही है? वो चली जा रही है ध्वनि में, जो आप तक जा रही है, फिर आप उसे सुन पा रहे हैं। तो यानी कि मेरी जो ऊर्जा है, मतलब एक जो या मैं काम कर रही हूँ ना, मैं बोलकर कुछ काम कर रही हूँ, तो वो ऊर्जा के रूप में उस ध्वनि से आप तक पहुँच जा रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि ऊर्जा ना तो आपने यही पढ़ा है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है, ना तो नष्ट हो सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मेरे द्वारा किया गया ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होकर आप तक पहुँच रहा है। ठीक है? अब वो ज कैसे पहुँच रहा है वो हम समझेंगे, पर ऐसे हो रहा है। एक एग्ज़ाम्पल हमसे हम समझते हैं, जैसे जब ताली बजाते हैं, तो उससे उत्पन्न होती है ध्वनि। तो ताली बजाने पर हमने ऐसे बजाई, तो हमने कुछ काम किया और उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई, वही थी ध्वनि। ठीक है? अब आगे समझते हैं। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? थोड़ा इस पे आपने सोचना है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पे आप सोचिए, पर मैं आपको बताती हूँ वैसे, हम अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ही ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा यहाँ से वो ध्वनि प्रोड्यूस होती है, ठीक है? यहाँ से। तो आपके उसमें भी सेम है, सबके उसमें सेम है। तो यहाँ पे दर्द इसीलिए होता है क्योंकि ये चीज़ काम कर रही है, ठीक है? तो बिना ऊर्जा के तो हम ध्वनि प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ध्वनि प्रोड्यूस नहीं कर सकते यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये था साउंड, ठीक है? इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि ध्वनि में ऊर्जा का कौन-सा रूप है, ठीक है? ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम चीज़ें समझेंगे और ध्वनि हम तक कैसे पहुँची। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई बैठा है मान लीजिए, वो मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि को कैसे सुन पा रहा है, बीच में कुछ चीज़ें हैं क्या जो उस तक मेरी ध्वनि को ले जा रही हैं, यानी ध्वनि यानी ऊर्जा। तो वो मैंने जो काम किया वो ऊर्जा के रूप में कौन लेकर जा रहा है, ये चीज़ें हम समझेंगे आगे आते-आते, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्या-क्या चीज़ें समझनी है। अब आगे समझते हैं ध्वनि का उत्पादन। प्रोडक्शन कैसे होता है साउंड का, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ध्वनि उत्पादित कैसे होती है। तो आपकी बुक में यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, क्रियाकलाप। तो 11.1 को हम सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे एक स्वरित्र द्विभुज लेना है। स्वरित्र द्विभुज क्या होता है? अगर आप जैसे मैं आपको अभी पिक्चर शो करूँगी इसकी, ये दिखता है कुछ ऐसा, एक यू आकार की इस तरीके से ऐसे मेटल की एक छड़ होती है, मतलब इस तरीके की, ये वाला यू आकार का सिरा और उसपे नीचे की तरफ ऐसा। होता क्या है कि जब आप इस मतलब ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। तो अब जब आप इस स्वरित्र द्विभुज को किसी स्टैंड पर मारें, ये मेटल की बनी हुई होती है, मेटल की हम बोल सकते हैं, या स्टील की, एल्यूमिनियम की, ऐसी बनी होती है। तो आप किसी हार्ड सरफेस पे इसे मारते हैं ना इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये है, अगर इसको आप ऐसे मारेंगे तो आपको साउंड प्रोड्यूस होता हुआ मतलब आपको कुछ ध्वनि सुनाई देगी। क्यों? मतलब इसके जो 2 कोने होते हैं ना ये वाले, एक ये वाला आपको इधर से पकड़ना है और इधर से इसको किसी सरफेस पे हिट करना है। मतलब इसका ये वाला किनारा, जैसे मान लीजिए ये वाला ऐसे हिट किया, तो फिर ये वाला जो ये किनारा है ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा। अगर आप ज़ोर से मारेंगे तो आपको ज़ोर से दिखाई देगा कि वो ज़ोर से वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि ये और ये सिरा, ठीक है? तो हम उस वाइब्रेट करने का मतलब क्या है कि एक जगह थी उससे दोनों तरफ ऐसे-ऐसे कर रहा है। जैसे फ़ोन करते हैं ना, घूँ, 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 आवाज़ भी सुनाई देगी और ऐसे से हिलता हुआ दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ पे रहता है ये, ठीक है? ट्यूनिंग फॉर्क है, जिसे हम कह रहे हैं स्वरित्र द्विभुज। अब इसको लेना है और इसकी किसी एक भुजा को रबड़ के पैड पर मारना है। देखिए मार क्यों रहे हैं? ताकि वो वाइब्रेट करे और हमें कुछ सुनाई दे। वाइब्रेट करेगा तो सुनाई देगा। ये ट्यूनिंग फॉर्क का काम ही ये होता है। वैसे जब आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने मारा, आपको ध्वनि सुनाई दी। क्यों? क्योंकि वो कंपन कर रहा होगा, ठीक है? अब जनरली ये क्या कह रहे हैं, कंपित करवाइए और इसे अपने कान के समीप लाइए। तो जैसे मैंने कहा कि ये स्वरित्र द्विभुज है, मतलब ये जो आपके सामने ये दिखाया दिया जा रहा है, इसको जब आप रबड़ के पैड पर इस तरीके से मारेंगे, तो आप देखेंगे अगर आपने हल्का मारा तो वो हल्के से वाइब्रेट करेगा, कान के पास लाएँगे तो थोड़ी आवाज़ भी सुनाई देगी। ये हम अभी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, पर समझिए कि ऐसा होता है, ठीक है? और इसी तरीके से आपने तेज़ी से मारा, तो आपको तेज़ी से वाइब्रेट करता हुआ दिखेंगे उसके जो ये 2 कोने हैं, ठीक है? आप जो भी मारेंगे और फिर आपको कान के समीप लेकर आना है, तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। अभी देखेंगे क्यों हुआ ऐसा। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे ये देखिए, ये कह रहा है कि क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई दे दे पाती है? तो कंपमान स्वरित्र द्विभुज की ध्वनि तो सुनाई देगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्यों सुनाई देगी ये मैं अभी आपको बताती हूँ। कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को अपनी अंगुली से स्पर्श कीजिए। तो जब आप अंगुली से स्पर्श करेंगे तो कोई चीज़ वाइब्रेट होगी तो वो आप पे एक धक्का लगाएगी।
तो जैसे अगर मान लिया ये चीज़ ऐसे हिल रही है, आपने हाथ लगा दिया, तो आपको लगेगा ना कि कोई चीज़ मुझे भी हिट कर रही है। तो ऐसा आपको महसूस होगा, आप कर भी सकते हैं ऐसा चीज़ें, मतलब अगर ट्यूनिंग फॉर्क है अवेलेबल। और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बाँटिए। ये तो मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि ऐसा-ऐसा होता है। अब एक और चीज़ है आगे क्रियाकलाप में, कि आप अगर ऐसा अरेंजमेंट कर पाएँ। अरेंजमेंट क्या है देखिए, अरेंजमेंट ऐसा है कि ये एक दृढ़ आधार है, ये चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है? ये दृढ़ आधार है, यहाँ पे आपने एक धागा लिया और उसकी सहायता से एक टेनिस की बॉल को लटका दिया, ठीक है? छोटी-सी जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है गोल, उसको लटका दिया। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप सिंपल उसके नज़दीक लेकर आए, बिना हिट किए यानी रबड़ के पैड पर अभी आपने मारा नहीं और आप उसके पास लेकर गए उस बॉल के, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने हिट ही नहीं किया था अभी तक, तो ट्यूनिंग फॉर्क अभी कुछ वाइब्रेट ही नहीं करेगा। ये ऐसे लटका हुआ है, यहाँ पे बॉल है, ऐसे बॉल है, और अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर आए इसके नज़दीक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क तो हिल ही नहीं रहा है और आप टेनिस की बॉल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ट्यूनिंग फॉर्क है, ये आपके पास बॉल है, मान लीजिए ऊपर धागा लटका हुआ है और यहाँ पे आप लेकर आए ना वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को, तो जैसे मैंने जब उसके पास उँगली लेकर आई थी, तो वो उसने मेरी उँगली को हिट किया होगा, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा था। ऐसे ही जब बॉल थी, तो बॉल पे के पास हमने ऐसे नहीं मारा, हम जस्ट उसको यहाँ पे लेकर आए। हमने रबड़ के पैड पे मारा था और फिर वो वाइब्रेट करने लगा और वाइब्रेट करते-करते हमने यहाँ पे लेकर आए उस बॉल के समीप, यानी कि यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये जो वाइब्रेट करती हुई थोड़ा ज़िग-ज़िग करके दिखाया गया ना ऐसे-ऐसे करके, ट्यूनिंग फॉर्क के नज़दीक को अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरीके से वाइब्रेट करता हुआ। तो ये वाइब्रेट आपने हिलाया नहीं बॉल को, सिर्फ़ उसके वाइब्रेशन की वज़ह से बॉल हिट होके इधर चली जाएगी। तो ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये डॉटेड वाला पार्ट, ये दिखा रहा है कि यहाँ से इधर मूव हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उसके वाइब्रेशंस ने उस पे एक फ़ोर्स लगा दिया। हमने ट्यूनिंग फॉर्क से उसे नहीं मारा, उसे हिलाया भी नहीं, सिर्फ़ उसके नज़दीक ले गए और उसके वो वाइब्रेट कर रहा था, उसके वाइब्रेशन ने उस पर एक फ़ोर्स लगा दिया, उसे हिट कर दिया। अब हमने क्या सीखा यहाँ से, ये हम समझेंगे। समझ गए आप कि ऐसा-ऐसा हुआ? ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है ये समझ गए कि हमने हिट किया, वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि अपनी एक संतुलन अवस्था थी, जैसे हमने हिट किया उसके इधर-उधर कंपन करते रहना, इधर-उधर हिलते रहना, ठीक है? अब यहाँ से सिंपल सी चीज़ एक चीज़ यहाँ आ रही है कि कंपन उत्पन्न हुए। कंपन जब उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन, तो उससे ध्वनि प्रोड्यूस हुई, तभी तो वो हमें सुनाई दे रही थी। और उस ध्वनि से, क्योंकि ध्वनि क्या होती है? ऊर्जा का रूप होती है। तो इसका मतलब कंपन जब हो रहे थे, हमने जब उसे सुना, जब सिंपल से यहाँ तक लाते-लाते हमने जब कंपन किया, इसको ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ के पैड पर मारा तो वो कंपन करा। कंपन करा यानी कि ध्वनि उत्पन्न हुई, वो हमने सुना। इसका मतलब ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई? कंपन से। जब आप किसी भी चीज़ पे मारेंगे, अभी आप देखेंगे कि जब हम खुरचते भी हैं किसी चीज़ को, जैसे आप क्या करें, ऐसे-ऐसे करके कुछ करते रहे, अपने हाथ नहीं कीजिए हल्का-हल्का ऐसे, तो आपको कुछ ध्वनि सुनाई देगी। तो खुरच के, घर्षण करके, ऐसे रबड़ के पैड पे मार के या ऐसे करके, ऐसे भी मैं कर रही हूँ तो मुझे पेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इस तरीके से करके ध्वनि उत्पन्न होती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये टेनिस की बॉल जब इधर क्यों गई? क्योंकि जब उस ध्वनि में क्या थी? ऊर्जा। और वो वाइब्रेट कर रही थी तो ऊर्जा थी, क्योंकि वो हमने कान के पास भी लाके देखा, हमें ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो उसने वो ध्वनि उस टेनिस बॉल को ट्रांसफ़र कर दी वाइब्रेशंस के रूप में, जबकि हमने टेनिस बॉल को टच भी नहीं किया था। तो ऐसा हुआ कि वो जो ऊर्जा उस ध्वनि में थी, वो उसने टेनिस बॉल को दे दी। तो ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। अब एक और क्रियाकलाप है यहाँ पे, उसको भी समझिए। एक बीकर है और या ग्लास है, उसको हमने ऊपर तक पानी से भर दिया और उसमें हम लेकर आए एक कंपमान यानी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को, जो अभी हमने देखी, स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को, किस तरीके से, जैसे ये है, देखिए, इस तरीके से ये पूरा पूरा यहाँ तक भरा था। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क जब आपने रबड़ के पैड पे मारा होगा, दोनों भुजाएँ कंपन हुई, तो आपने एक भुजा को इस तरीके से पानी के समीप लेकर आया, ठीक है? और ऊपर वाली भुजा को स्पर्श नहीं करवाया, नीचे वाली भुजा को करवाया। तो अब क्योंकि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रही थी, तो उसकी वजह से जब पानी को उसने स्पर्श किया, तो वो अपनी, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क सिंपल सा चीज़ है, आप समझिए। ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट कर रही थी, कंपन उत्पन्न हो रहे थे, उसकी वजह से हमें ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, यानी कंपन से ध्वनि उत्पन्न हुई होगी। और जब उसने पानी को स्पर्श किया, तो उसने वो कंपन की वजह से जो उसमें ध्वनि थी, यानी ऊर्जा थी, ध्वनि यानी ऊर्जा, वो ऊर्जा उसने पानी को भी दी होगी, इसलिए पानी भी, उसके आस-पास का जो पानी होगा वो भी कंपन करेगा, मतलब अपनी जगह पे इधर-उधर होता रहेगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपने अब कंपमान स्वरित्र द्विभुज यानी कि
ये जो ट्यूनिंग फॉर्क थी, द्विभुज था यानी कि 2 भुजाएँ जिसमें थी, उसकी दोनों भुजाओं को आपने पानी में डुबाया, इस तरीके से जैसे अब दोनों भुजाएँ। तो ये दोनों भुजाओं के पास अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पानी की इसके भी नज़दीक और इधर वाली भुजा के भी नज़दीक, दोनों तरफ पानी इधर-उधर, इधर-उधर वो भी कंपन करने लगेगा। क्यों? सिंपल सा कंपन में होती है ध्वनि। हमने पढ़ा ना अभी कि वाइब्रेशन होगा। ध्वनि कैसे समझ आया हमें ध्वनि थी कंपन में? क्योंकि जब ट्यूनिंग फॉर्क कंपन करा उसने तो हमने उसको कान के पास लेकर आए, हमें कुछ ध्वनि सुनाई दी, हमें साउंड सुनाई दिया। और हम अभी-अभी मैंने आपको समझाया कि साउंड में होती है ऊर्जा। तो यहाँ पे पानी भी क्यों इस तरीके से डांस करने लग गया यानी इधर-उधर कंपन करने लग गया, क्योंकि वो जो ऊर्जा थी ध्वनि मतलब कंपन करते हुए इस स्वरित्र द्विभुज के पास, वो उसने पानी को दे दी। ऊर्जा स्थानांतरण हो गया। इस तरीके से हमारे पास हमें समझ आया कि पानी इधर-उधर मूव क्यों कर रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से ध्वनि में जो ऊर्जा थी वो स्थानांतरित हो गई उस पानी को। ठीक है? तो यहाँ पे दोनों अवस्थाओं में क्या होता है अब मैंने आपको समझा दिया, तो इसको आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, आप उनके साथ इस चीज़ को सीखिए, सोचिए इसके बारे में जो मैंने आपको बताया और एक-दूसरे को समझाइए। ठीक है? और समझिए ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको समझा दिया, पर एक बार खुद से दिमाग चलाने की कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है? अब हमने क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न, वो समझते हैं। हमने सिंपल सा सीखा कि जो कंपन होते हैं, कंपन वाइब्रेशंस, जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को यानी कि वो स्वरित्र द्विभुज था उसको अपने कान के नज़दीक लाए तो हमें एक ध्वनि सुनाई दी। हमें समझ आया कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न हुई, और जब हमने उसको पानी के नज़दीक लाया तो ऊर्जा स्थानांतरित भी होती है, स्थानांतरित यानी एक से दूसरे में भी चले जाती है, यानी ट्रांसफ़र भी होती है। तो हमने ये चीज़ सीखी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ-कुछ चीज़ें हम निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, स्वरित्र द्विभुज यानी जो ट्यूनिंग फॉर्क था, आघात द्वारा हमने ध्वनि की उत्पत्ति की। ध्वनि की उत्पत्ति जैसे मैं अभी बता रही थी आपको, केवल यही नहीं है कि आपने उसको ऐसे मारा, ध्वनि सुनाई दी। आघात यानी कि आपने इसे हिट किया। और तरीकों से भी ध्वनि की उत्पत्ति आप कर सकते हैं, जैसे वस्तुओं में घर्षण द्वारा। जैसे 2 चीज़ें हैं उसको आप जब हाथों को ही ऐसे रब करते हैं आपको सुनाई देती है ना आवाज़, तो वही है कि घर्षण करके, या फिर आप ऐसे कुछ किसी भी कागज़ पे ऐसे-ऐसे खुरचे, वायु में फूँक कर आप कैसे करें, उनको आप हाथों को हिलाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो हमने कैसे की, हमने उस ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से उसको हिट करके गिरी। ऐसे भी हो सकती है ध्वनि की उत्पत्ति, ये याद रखिएगा, ठीक है? पर एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझेंगे, याद रखेंगे कि ध्वनि कैसे होती है, हमने कैसे किया, हमने कैसे समझा, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब उसके बाद हमने ये सीखा कि वस्तु का कंपमान होना ध्वनि की उत्पत्ति कहलाता है, मतलब ध्वनि की उत्पत्ति हो गई। और कंपन किसे कहते हैं? किसी वस्तु को तेज़ी से बार-बार अगर हम देखें कि वो इधर-उधर गति कर रही है, तो उसको कंपन कहते हैं। कंपन यानी वाइब्रेशंस, ठीक है? जैसे फ़ोन में वाइब्रेटिंग मोड होता है ना, वैसे ही ये होता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे मनुष्य होता है, कहता है, तो आपको ध्वनि सुनाई देती है। पक्षी अगर पंख फड़फड़ाता है तो आपको आवाज़ सुनाई देती होगी। तो वो भी वही है कि घर्षण जब होता है पंखों के बीच में, तो वो। फिर मक्खी भिनभिनाती है, उसमें ध्वनि सुनाई देती है आपको, है ना? तो आप समझ गए कि ध्वनि जो होती है वो कंपन से उत्पन्न होती है, या फिर इन वजहों से, इन कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है? अब आपके लिए काम है, क्रियाकलाप है 11.3। ये आपके लिए काम है, पहला काम ये है कि जो मैंने आपको समझाया, वो आप डिस्कस कीजिए एक-दूसरे से अपनी क्लास में, क्लासमेट्स के साथ अपने, अपने दोस्तों के साथ। और विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनानी है आपने। वाद्य यंत्र यानी कि जिससे आपको गाना सुनाई देता है, जैसे कि गिटार होता है, या फिर वीणा होती है, या फिर बाँसुरी होती है, ऐसे बहुत सारे, तबला होता है। अपने मित्रों के साथ आपने विचार-विमर्श करना है इन पे, कौन-कौन होता है लिस्ट बनाइए। और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन-सा भाग कंपन करता है? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ढोल होता है ना, ढोल में ऐसे ढप, ढप, ढप पीटा जाता है, जैसे 2 कोने होते हैं ऐसे-ऐसे करके। तो जो उसका ऊपर का सिरा होता है, उसे कहते हैं मेम्ब्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो उस पर मारा जाता है, तो वो कंपन करता है। आप ऐसे-ऐसे मारेंगे, ऐसे-ऐसे करेंगे उसको, तो आप देखेंगे वो ऊपर-नीचे कंपन करता है। तो ऐसे ही जैसे वाद्य यंत्र मैंने आपको गिनवाए, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आप देखिए, सूची बनाइए। उनका कौन-सा हिस्सा कंपन करता है, ये आपको देखना है। आपको मज़ा आएगा इसमें, तो कीजिएगा ये, ठीक है? तो इस तरीके से इस वीडियो में आज हमने सीखा, सबसे पहले ध्वनि क्या होती है, ऊर्जा का एक रूप जो हमें हमारे कानों में एक सेंसेशन यानी संवेदन उत्पन्न करता है, जिससे हमें पता चलता है अच्छा हमें कुछ सुनाई दे रहा है। उसके बाद ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, कंपन से होती है, वस्तु कंपन करेगी, या फिर इन कारणों की वजह से भी हो सकती है, ठीक है? जनरल आइडिया दे रही हूँ कि हमने क्या सीखा, और ऐसे ही आप खुद को भी समझाना है, अच्छा हमने आज क्या सीखा है, ये चीज़ें सीखी है। उसके बाद कंपन किसे कहते हैं, वस्तु
एक स्थिति है उसके तेज़ी से इधर-उधर जब गति करती है। उस तेज़ी से गति करने को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ लिखा है ना यहाँ नीचे सबसे, टू एंड फ्रो मोशन गति करना। ठीक है? और उदाहरण हमने कैसे सीखा, कैसे हमने देखा, ये आप याद रखिए। ट्यूनिंग फॉर्क से देखा, ट्यूनिंग फॉर्क से कि हमने जब इसको रबड़ के पैड पर मारा, हिट किया, तो हमें ध्वनि की उत्पत्ति सुनाई दी और ऊर्जा स्थानांतरण कैसे हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो तब तक के लिए अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए आप जो भी चीज़ें सीखी हैं, उनको रिवाइज़ करते रहिए। अभी के लिए थैंक यू।